Students, welcome back to the third part of the chapter, Working of the Constitution. So in the second part, we have studied about the social justice and equality, right? कि गवर्नमेंट ने पीपल के लिए कौन से वर्क किए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में और जॉब फील्ड में कैसे सीट्स रिजर्व करके रखी. सिमिलरली जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी उन्होंने सीट रिजर्व किया है. वुमेंस के प्रोटेक्शन के लिए, माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए उन्हें लॉ पास किए हैं. और वुमेंस का जो है पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए, ऐसे कंट्री ने एफर्ट किया है. ओके, सो इन दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट रोल ऑफ जुडिशरी. इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? रोल ऑफ जुडिशरी. जुडिशरी मीन्स कोर्ट. जैसे हमारे इंडिया में कंट्री में 3 टाइप्स के कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट. ओके, so the judiciary in India has played an important role in strengthening democracy and helping to make towards achieving the objectives of social justice and equality. तो अगर कोई भी कंट्री में जुडिशरी है तो बहुत ही हेल्पफुल होता है. जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन ऑब्जेक्टिव्स दिया है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, उसको उस ऑब्जेक्टिव्स को अगर अचीव करना है तो जुडिशरी जो है इस काम में बहुत ही हेल्पफुल है. और जुडिशरी के वजह से जो है हमारी जो डेमोक्रेसी है वो भी स्ट्रांग बनती है. अगर गवर्नमेंट ने किसी एक के लिए काम किया, सपोज़ अगर हिंदू के लिए सिर्फ काम कर रहा है या फिर सिर्फ मुस्लिम के लिए काम कर रहा है, तो ये गलत है. गवर्नमेंट को जो है हर एक के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो. ओके, अगर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है ऐसा बोला है कि हम इक्वल हैं. जब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला है कि हम इक्वल हैं तो गवर्नमेंट को भी जो है हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए. और अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो हम जुडिशरी के पास जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ केस करने के लिए. तो गवर्नमेंट जो है जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट को फिर गाइडलाइंस देगा, ऑर्डर देगा कि नहीं आपको अच्छे से काम करना है, आपको सबके लिए काम करना है. ओके, नेक्स्ट, while interpreting the provisions of the Constitution, the judiciary has always taken into consideration the fundamental objectives of the Constitution and also the intention of the Constitution makers. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, राइट. जैसे कि सेक्युलरिज्म, यानी हर एक रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट करना है. हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है, हम रिपब्लिक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स है. ओके, तो गवर्नमेंट को जो है इसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव्स है वो किस में दिए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं तो वो हम सभी को, पीपल को भी फॉलो करना पड़ता है और गवर्नमेंट को भी. तो जब गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी अगर बनाती है तो जुडिशरी का काम क्या होता है? उसको इंटरप्रेट करना. इंटरप्रेट मीन्स चेक करना, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे ही पॉलिसी नहीं बना सकती है. पॉलिसी अगर बना रही है तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि हमारा जो सबसे हायर कोर्ट होता है वो कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट पहले इसकी पॉलिसी को चेक करेगी कि गवर्नमेंट ने सबके वेलफेयर के लिए पॉलिसी बनाई है या फिर नहीं. और अगर बाई चांस पॉलिसी ऐसा नहीं है, किसी एक के साइड में है, तो गवर्नमेंट उस पॉलिसी को कैंसिल भी कर सकती है. ओके, we will try to understand the contribution of the judiciary in this regard with the help of following points. So हम points देखेंगे. कौन सा है? सबसे पहला है the basic framework of the constitution. कौन से points है? The basic framework of the constitution. The constitution is dynamic. It is a living document. ऐसा कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन डायनेमिक है. डायनेमिक मीन्स बदलते रहता है, चेंजेस आते रहते हैं. सिर्फ जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें जो भी प्रोविजंस, रूल्स ये सब दिए गए थे, तो आज भी क्या वही सेम प्रोविजंस और रूल्स है क्या? नहीं, थोड़े बहुत तो चेंजेस आए हैं. हाँ, ये अलग बात है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, जो बेसिक प्रोविजंस है, ये कोई चेंज नहीं कर सकता. लेकिन सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था 73rd और 74th अमेंडमेंट, इसमें कुछ चेंजेस आए थे. वुमेंस का रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़ा था. ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो डायनेमिक है, मीन्स उसमें चेंजेस आते रहते हैं. इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट. वो एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है. The constitution has to change according to changing conditions and the parliament has to power to make those changes. क्या बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कंडीशंस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशन, अगर कंडीशन बदल रहे हैं
तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसको चेंज करने का अधिकार जो है, पावर सिर्फ किसके हाथ में होता है, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट अगर चेंजेस ला रहा है, अमेंडमेंट कर रहा है, तो उसको चेक करने का काम किसका होता है, जुडिशरी। बिना उसके जो है आगे काम होगा ही नहीं। ओके, द जुडिशरी हैज एक्सेप्टेड दिस पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट एट सेम टाइम स्पेसिफाइड द लिमिटेशन ऑन दिस पावर। सी, पार्लियामेंट के पास पावर तो है, कॉन्स्टिट्यूशन को वो चेंज कर सकता है, क्योंकि ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट को दिया गया है, लेकिन जुडिशरी ने उसके भी हाथ में जो है कुछ लिमिटेशन है, मतलब कुछ लिमिट तक ही जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है। अभी अगर वो चाहे कि उसका जो बेसिक है प्रोविजंस उसको चेंज कर दे, तो पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जुडिशरी वो अलाउ ही नहीं करेगी। हाँ ठीक है, पार्लियामेंट का जो ये पावर है, जुडिशरी ने एक्सेप्ट किया है कि पार्लियामेंट को वो पावर दिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है थोड़े बहुत चेंजेस कर सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, लेकिन उसका भी लिमिट है, इसके पावर का भी लिमिट है। The judiciary has taken a stand that the parliament, while amending the constitution, cannot alter the basic structure of the constitution. तो जुडिशरी ये ध्यान देता है, मतलब पार्लियामेंट के आगे वो खड़ा होता है, स्टैंड लेता है कि अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर रहा है, उसमें चेंजेस ला रहा है, तो ये पार्लियामेंट को ध्यान देना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से जो है उसको अल्टर मीन्स कैंसिल नहीं कर सकता। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते समय उसको पार्लियामेंट को ये ध्यान देना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर वो अल्टर ना करे। नेक्स्ट प्लीज अंडरस्टैंड, तो हम ये देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है, जो प्रोविजंस दिया गया है, तो ऐसे कौन से प्रोविजंस है जो कैंसिल और चेंज नहीं किए जा सकते। तो फर्स्ट वन इज रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमें पता है कि जो हमारी कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे फॉर्म में, कैसे रूप में, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। रिपब्लिकन का मतलब मैं आप सभी को बता चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट में ही। रिपब्लिक मतलब क्या होता है कि जिसके हेड को जो है, कंट्री के हेड को जो पीपल इलेक्ट करते हैं उसे कहा जाता है रिपब्लिक। तो ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है कि कल को अगर क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ये बोल रही है, नया जो है पॉलिसी बना रही है कि जो हमारा जो गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ये बेसिक स्ट्रक्चर प्रोविजन दिया गया है कि हमारे गवर्नमेंट कैसे होने चाहिए, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट वन है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल मीन्स क्या होता है कि अगर पावर डिवाइड हो जाए, जैसे हमारे कंट्री में पावर को डिवाइड किया गया है यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे। ओके, जैसे यूनियन गवर्नमेंट है तो वो पूरे कंट्री के लिए होता है, स्टेट गवर्नमेंट है तो वो एक स्टेट के लिए होता है, लोकल गवर्नमेंट है तो एक रीजन के लिए होता है। तो ऐसे जो है पावर को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ताकि जो है अगर एक के हाथ में अगर पूरा पावर हुआ तो वो पावर का मिसयूज भी कर सकता है। तो अगर फेडरल है, फेडरल स्ट्रक्चर है, तो कोई भी पावर को मिसयूज नहीं कर सकता। थर्ड बेसिक स्ट्रक्चर इज प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मतलब देश का, नेशन के यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है, क्योंकि बोलते हैं ना एकता में ही बल है। तो जितनी यूनिटी और इंटीग्रिटी देश की बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा जो है देश क्या होगा, डेवलप करेगा। नेक्स्ट, सोवेनिटी ऑफ द नेशन। सोवेनिटी मीन्स कि हम जो है, हम पीपल अपने खुद के बारे में डिसीजन ले सकते हैं, हमारे पास इतना पावर होता है, तो उसे ही कहा जाता है सोवेनिटी। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि कोई और आके जो है आगे हमारे बारे में डिसीजन लेगा। जैसे कि हम गवर्नमेंट जो चूज़ करते हैं तो वो हमारा डिसीजन रहता है, हम खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट जो है हमारे देश के लिए या फिर हमारे लिए अच्छा काम करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाएगा, सोवेनिटी, यानी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना, हम खुद का डिसीजन खुद ले सकते हैं। नेक्स्ट, सेक्युलरिज्म एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलरिज्म का मतलब मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि सारे रिलीजियन को इक्वली ट्रीट करना, मतलब जितने भी धर्म हैं हमारे कंट्री में सबको कैसे इक्वली अपॉर्चुनिटी देना और इक्वली ट्रीट करना, उसको क्या कहा जाएगा, सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस दिए हैं, रूल्स दिए हैं,
तो उसको जो है उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना, चाहे वो पीपल हो या फिर गवर्नमेंट। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा कोर्ट है उसने क्या क्या डिसीजन लिया है। सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट, जो मतलब जुडिशियल जो है कोर्ट जो डिसीजन लेता है उसका बहुत ही महत्व होता है, तो वो हम देखेंगे कि क्या क्या डिसीजन है। द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स बाय फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन मेड मोर मीनिंगफुल थ्रू वेरियस डिसीजन ऑफ जुडिशरी। तो जो भी फंडामेंटल राइट्स है, जो सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे राइट्स टू एजुकेशन, चिल्ड्रन को राइट टू एजुकेशन है, हर एक चिल्ड्रन को जो है एजुकेशन का अधिकार होना चाहिए। ओके, और क्या है, राइट टू वोट, फ्रीडम टू मूवमेंट, मतलब कहीं भी हम आ जा सकते हैं अपने कंट्री में, तो ये फंडामेंटल राइट्स है। तो ये फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स को प्रोवाइड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो गवर्नमेंट जो है ये राइट छीन नहीं सकती हमसे, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, जुडिशरी। जुडिशरी का काम ही है कि वो फंडामेंटल राइट्स को क्या करके रखे, प्रोटेक्ट करके रखे। ओके, some of the important subjects on which the court has given judgments include rights of children, protection of human rights, protection of the honor and dignity of women, individual freedom and tribal empowerment। तो कुछ जो है कुछ सब्जेक्ट पे, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे जुडिशरी ने, कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है। जजमेंट मीन्स न्याय, जैसे कि उसमें कौन से राइट्स इंक्लूड है, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी हर एक चिल्ड्रन को जो है एजुकेशन का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको चाइल्ड लेबर बना के कहीं पे भी डेंजरस प्लेस पे उनको वर्क करने के लिए भेज दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो गलत है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब ह्यूमन को जितने भी राइट्स मिले हैं उसको कौन प्रोटेक्ट करके रखता है, जुडिशरी। प्रोटेक्शन ऑफ द ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, वुमेन को भी जो है उनकी भी पहचान बननी चाहिए। डिग्निटी मीन्स पहचान, ऑनर मीन्स सम्मान, उनको भी जो है उनका भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कौन प्रोटेक्ट करके रखता है, जुडिशरी। उस जुडिशरी ने ही जो है इस पर जजमेंट दिया है। इंडिविजुअल फ्रीडम, हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलना चाहिए। एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट, ट्राइबल मीन्स वॉट, आदिवासी जो होते हैं उनके हाथ में भी कुछ पावर होने चाहिए। ओके, दीज एफर्ट्स हैव मेड द पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया मोर मैच्योर। और अगर ये सारे एफर्ट्स हो रहे हैं, होंगे, तो जो इंडिया में जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा क्या बनेगा, मैच्योर बनेगा। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये थोड़ा समझना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या दिया है, डेमोक्रेसी रिक्वायर्स गुड गवर्नेंस और बेस्ट गवर्निंग प्रैक्टिसेस। डेमोक्रेसी जो है किसके लिए रिक्वायर क्या है, गुड गवर्नेंस और बेस्ट गवर्निंग प्रैक्टिसेस। अगर गुड गवर्नेंस रहा या फिर गवर्निंग प्रैक्टिसेस जो वर्क कर रही है गवर्नमेंट, अगर वो अच्छे से कर रही है बेस्ट तरीके से, तो डेमोक्रेसी क्या बनेगा और स्ट्रांग बन सकता है। तो फर्स्ट वन देखिए, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबल भी होनी चाहिए। अकाउंटेबल मीन्स क्या, आंसरेबल। अगर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट को हमें आंसर देना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल मीन्स अगर गवर्नमेंट कुछ भी काम कर रही है, पॉलिसी बना रही है, स्कीम निकाल रही है, तो उसको कैसे वर्क करना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह। ऐसे भेदभाव करके उसको पॉलिसी और स्कीम नहीं निकालना चाहिए। ओके, क्योंकि उसको पूरे कंट्री के लिए काम करना होता है, हर एक इंडिविजुअल्स के लिए काम करना होता है। नेक्स्ट, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारी कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, मतलब ऐसे कामचोर नहीं होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, आलसी नहीं होनी चाहिए। ओके, टाइम टू टाइम सारा वर्क करे। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, एक जिम्मेदारी लेके काम करना चाहिए, ऐसे गवर्नमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट वन, ट्रांसपेरेंसी इन वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ट्रांसपेरेंसी मीन्स गवर्नमेंट के कामों में जो है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर वो कोई भी वर्क कर रही है तो उसको जो है पीपल को बताना चाहिए, अपने कामों में जो है सीक्रेसी नहीं रखना चाहिए, ऐसे गवर्नमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, जस्ट एंड ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और जो भी डेवलपमेंट अगर गवर्नमेंट कर रही है तो वो कैसा होना चाहिए, इंक्लूसिव। नेक्स्ट वन, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो अगर गवर्निंग सिस्टम में और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पीपल्स का भी बराबर पार्टिसिपेशन होना चाहिए।
कैसे पीपल्स पार्टिसिपेट करेंगे? एक तो होता है गवर्निंग सिस्टम में कैसे कि वोट देके, इलेक्शन जो होता है तो उसमें पीपल वोट देते हैं, तो वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरे कैसे होंगे कि अगर गवर्नमेंट कोई वर्क कर रहा है तो उस पर क्वेश्चन पूछो कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया, जो भी चेंजेस आए क्यों आए, और कोई अगर स्कीम निकल रही है, प्लानिंग हो रही है, तो उस पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, जो भी मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, अगर पीपल गवर्नमेंट से कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीपल बराबर गवर्निंग सिस्टम में और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रही है। ओके, so in this chapter we took a review of the constitution and the working of the government on the basis of the constitution in the context of Indian democracy. In the next chapter we will study the election process in India. Thank you for watching this video.